अस्सलाम वालेकुम मोहतरम नाजरीन। सबसे पहले इस कॉन्फ्रेंस के मुंतज़मीन का शुक्रिया अदा करना मुझ पर वाजिब है कि इन्होंने अपनी नौइयत की इस मुनफरद और कई हवालों से अहम कॉन्फ्रेंस का एहतमाम किया है। ये काम और वो भी ऑनलाइन रवाबित के ज़रिए कर गुजरना यकीनन मुश्किल काम है। दिलचस्प बात यह है कि अमेरिका की दो फ़ाल तंजीमें उर्दू राइटर्स सोसाइटी और अदबी मरकज़ मिलकर ये काम कर रही हैं, और मिलकर काम करते हुए अदीबों को मैंने पहली दफ़ा देखा है। शायर और आर्टिस्ट इरफान मुर्तज़ा और शायरा मोना शहाब से यहाँ इस्लामाबाद में मुलाकात रही, बहुत अच्छी मुलाकात रही। यहाँ उन्होंने एक तकरीब की। ऐसे नेक बख्त और उम्दा तख्लीकार और खलूस से भरे हुए लोग ही ऐसी बामानी खिदमत सर अंजाम दे सकते हैं। इनका बहुत बहुत शुक्रिया। ताजगी और तवानाई कहाँ से आती है? जी, एक लिखने वाले के यहाँ ताजगी और तवानाई कहाँ से आती है, ये मेरा मौजू है जिस पर मैं आज बात करना चाहूँगा। हर तख्लीकार को ज़िंदगी में कम अज़ कम एक बार इस सवाल का सामना ज़रूर करना पड़ता है कि उसके यहाँ ताजगी और तवानाई कहाँ से आएगी। ये जो उसका ज़माना बाद में पड़ता है, कई ज़मानों के गुजर जाने के बाद, तो ये उसके फ़न में कैसे ज़ाहिर होगा? ये क्यों कर मुमकिन हो पाएगा कि उसके एहसास के नए पन को समोल लेने या सिमा लेने के लिए मुरवजा इज़हार व बयां के वसाइल तब्दील हो जाएं? तब्दीली की बाबत सोचना, ख्वाहिश और कोशिश करना, सब कुछ एक तख्लीकार की फितरत में शामिल सही, मगर फ़नकार फार्म में एक हद तक ही तब्दीली ला सकता है। सो होता यूँ है कि जब वो इस तब्दीली की नौइयत का तयन हो जाता है तो एक और उलझन से वास्ता पड़ता है कि साहिब जिस सिन्फ के लिए उसका मिजाज मौजूद तरीन है, क्या वो सिन्फ इसकी मुजवज़ा तब्दीली को कबूल कर लेगी? यूँ दूसरे मानों में कहा जा सकता है कि हर तख्लीकार अपने तख्लीकी अमल के दौरानिए में अपनी महबूब सिन्फ के साथ रहते हुए अपनी और अपनी महबूब सिन्फ की तहज़ीब कर रहा होता है। अगर आप मेरे साथ यहाँ तक मुत्तफ़िक हो जाते हैं तो मैं ये कहने की जसरत भी करूँगा कि हर अहद का बड़ा तख्लीकार जिस फार्म को इजहार के लिए चुनता है वो उसका मुजतहिद भी होता है। तख्लीकी शरीयत ये तब्दीली मांगती रहती है, मगर सिर्फ उस फनकार से जो अपने फ़न के साथ कामिल खलूस के जज्बे के साथ वाबस्ता होता है। हर लिखने वाले के सामने ये सवाल भी रहा है कि उसका तख्लीक पारा किस एतबार से अहम बनता है, इतना अहम कि उस पर अज़मत की छूट पड़ने लगे। ढंग से शायद ही कोई वो फैसला पर कर पाए कि आला मज़ामीन चुनने से फ़न पारा अजीम होता है या ऐसे करीने रख देने से जिनसे कामिल अबलाग मुमकिन हो। मगर असल बात तो इस सवाल के मुकाबिल होना है, हर बार एक सा जवाब पा लेना नहीं है। अच्छा, क्या कामिल अबलाग मुमकिन भी है? जबकि अदब का मामला यह है कि इसे ज़ुबान पर तकिया करना पड़ता है, ज़ुबान जो फ़र्द का फ़र्द से बामानी रब्ता मुमकिन बनाती है। लीजिए, मानी बीच में आ गया तो यूँ है कि कम अज़ कम एक मानी तो हमने हर लफ्ज़ से वाबस्ता कर रखा होता है। मगर क्या हर लफ्ज़ का सिर्फ़ एक मानी होता है? अब जो गौर करते हैं तो खुलता है, नहीं जी, एक नहीं, मानी तो कई हो सकते हैं। लफ्ज़ ज़ुबान ही को ले लें तो ये जीभ भी है और नुत्क भी, ये बोली भी है और गुफ्तगू भी, ये कौलो इकरार भी है और बयान भी। सिर्फ बयान नहीं, बयान करने का ढंग भी तो ज़ुबान है। अच्छा, और आगे बढ़ें और इसी ज़ुबान को दूसरे लफ्ज़ों के साथ जोड़ कर देखें तो ज़ुबान तेग से तेग ज़ुबान तक और ज़ुबान खुलने से ज़ुबान लचकने तक के सारे मराहल सामने आ जाते हैं। फिर ज़ुबान को लज़्ज़त से जोड़ लें या चटखारे से, इसमें भद्रक का तस्वर जागे या इसके मोटे पड़ने का, इसकी लड़खड़ाहट, लग्ज़िश और लुकनत को देखें या फिर इसके हल्कूम से खींचे जाने वाले मंज़र को। सिर्फ इस एक लफ्ज़ से वाबस्ता माने की कई सतहें बनती चली जाएंगी। अभी तो हमने इस एक लफ्ज़ को जुमले में रख कर देखना है और ज़ुबान वाले इसी जुमले को किसी और जुमले के साथ जोड़कर मानी की और सतहों को खोजना है। तो यूँ है कि ज़ुबान तो अकेली सतह पर रहकर भी इतनी शफाफ नहीं रहती कि अबलाग और कामिल तरसील के बाब में लिखने वाले को मुतमईन कर सके। तो ऐसे में क्या हो कि जब मानी की तहें बनती चली जाएं,
اب اگر میں یہ کہوں کہ ادب کا وسیلہ زبان صحیح، مگر اس میں خرابی یہ ہے کہ وہ ابلاغ اور ترسیل کو راہ بھی دیتی ہے اور مزاحم بھی ہو جاتی ہے، تو کیا آپ اس کو تسلیم کر لیں گے؟ صاحب اگر ایسا ہی ہے جیسا کہ میں نے گمان کیا ہے، تو یہ بھی تسلیم کرنا ہوگا کہ بڑا موضوع زبان میں آتے ہی اتنا بڑا نہیں رہتا جتنا کہ آپ نے اسے بڑا سمجھ کر زبان کی نظر کیا ہوتا ہے، کہ اس میں کچھ زبانیں دبا لیا ہوتا ہے۔ اچھا، خرابی اس سے کہیں پہلے شروع ہو جاتی ہے، جسے آپ اپنی دانش میں بڑا سمجھ کر اپنی دانش میں بڑا موضوع خیال کر رہے ہوتے ہیں۔ اگر ہم مان بھی لیں کہ وہ بڑا ہوگا تو کیا وہ پورے کا پورا آپ کی عقل میں سما گیا تھا؟ اگر اس کا جواب یہ آتا ہے کہ جی عقل نے اسے پا لیا تھا، تو صاحب مضمون کچھ چھوٹا نہیں ہو گیا، آپ کی عقل سے چھوٹا، کہ اس فریم میں پوری طرح آ گیا تھا۔ اور اگر کہا جاتا ہے کہ نہیں جی اس کے کنارے اوجھل رہے، تو یوں ہے کہ اگر نامکمل مضمون کو آپ زبان کی نظر کریں گے تو مکمل ابلاغ کیوں کر ممکن ہوگا؟ تخلیق کا معاملہ یہ ہے کہ یہ ان مشکلوں کا ادراک رکھتی ہے۔ یہی سبب ہے کہ وہ اپنے باب میں، یعنی وہ اس باب میں محض اور صرف زبان پر تکیہ کرتی ہے، نہ مضامین پر۔ اس باب میں وہ جانتی ہے کہ اسے کوئی اور وسیلہ بھی تلاش کرنا ہوگا، ایسا وسیلہ کہ لفظ محض اپنے حصے کا مضمون اور اپنے آپ سے چپکا ہوا لغوی معنی ہی منتقل نہ کرے، معنیاتی امکانات کا ایک سلسلہ بھی پیدا کرتا جائے۔ یاد رہے، اظہار کے وسیلے یعنی زبان، اور اس زبان میں فن کی تجدید کے عمل سے گزری ہوئی روایت کے ساتھ تخلیق کار جس سطح پر جا کر جڑتا ہے، اس سے لین دین کرتا ہے، یا اس سے اٹھ کر کائنات میں بظاہر متعین مگر فی الاصل اپنے غیر متعین مقام کے حوالے سے اپنے وجود میں رد عمل پاتا ہے، وہی اس کا اسلوب بھی متشکل کر رہا ہوتا ہے۔ لکھنے والا جتنا اپنے تخلیقی وجود کے آہنگ میں ہوگا، اتنا ہی خالص اس کا اسلوب بنتا چلا جائے گا۔ وہ جو کہتے ہیں کہ جب تجھ سے دوسرے منہا ہو جائیں تو تو ہوگا، تخلیق کار بھی اپنے خالص پن سے وجود میں آتا ہے، اسی خالص پن سے تخلیق کار کے ہاں تشکیل پانے والا اسلوب اپنی جمالیات مرتب کرنے لگتا ہے۔ ناظرین، اب اگر ہم ایک بار پھر مضمون اور اس مضمون کے لیے برتی جانے والی زبان کی طرف جاتے ہیں کہ فرد اپنے محبوب موضوع کے ساتھ زبان کی ایک سطح پر یا پھر کئی سطحوں سے جڑا ہوتا ہے، زبان کی ایک سطح برتنے سے موضوع کے سامنے والے علاقے روشن ہوتے ہیں، اور دوسری سطحوں کو برتنے سے اس کے عقبی علاقے بھی یا پھر اس مضمون کا جوہر گرفت میں آ سکتا ہے۔ وہ موضوع چونکہ پوری طرح حسیات کے احاطے میں نہیں آیا ہوتا، لہذا نارسائی کی نظر ہو جانے والے علاقوں کی سمت کا تعین کر کے اس کے امکانات بھی زبان کی ایک سطح میں رکھ لیے جاتے ہیں۔ چونکہ فن اس باب میں با اختیار ہوتا ہے، لہذا آزادی سے ایک ایسا نظام وضع کر لیتا ہے جو پہلے سے موجود نظام سے متصادم ہوئے بغیر مختلف ہو جاتا ہے، بالکل ایسے ہی جیسے ہر پیدا ہونے والا بچہ مختلف ہوتا ہے، اپنے ماں باپ سا مگر ان سے مختلف۔ یوں ہر شخص کا تخلیقی وجود، یا یوں کہہ لیں کہ تخلیقی مزاج الگ ہوتا چلا جاتا ہے۔ یہی سبب ہے کہ لگ بھگ ایک جیسے ماحول میں رہنے والے، ایک ہی زمانہ پانے والے جب غزل کہتے ہیں، نظم یا افسانہ لکھتے ہیں، تو ایک ہی مضمون کو ایک ہی زبان میں برتتے ہوئے بالکل الگ ہو جاتے ہیں۔ بہت سے لکھنے والوں کی نئی تحریروں میں بھی بوسیدگی کی دھول اڑتی رہتی ہے، اور یہ آپ دیکھتے رہتے ہیں۔ تو اس کا سبب یہ ہے کہ ابھی تک ایسا لکھنے والے تخلیقی عمل کو محض اور صرف متن کاری سمجھے ہوتے ہیں، اور اس سوال کے مقابل ہی نہیں ہو پاتے کہ ان کے ہاتھ تازگی اور توانائی کہاں سے آئے گی۔ ایسے لوگوں کو مشورہ دیا جانا چاہیے کہ انہیں کچھ لکھنے سے پہلے یہ سوچنا چاہیے کہ آخر وہ لکھتے ہی کیوں ہیں، اور کیا ان کا لکھنا تخلیقی تانگ سے وابستہ ہوتا ہے یا محض اس ریاض کی عطا جس سے ترکھان بھی کاریگر بن جاتا ہے۔ اگر اس سوال کا جواب ان کے پاس کوئی معقول ہے تو انہیں خبر ہونی چاہیے کہ ان کی تحریر کے پھس پھسے یا بوسیدہ ہونے کے سبب کیا ہے۔ ادب محض کسی متنی ساخت کا نام نہیں ہے،
ताजगी और तवानाई की बाबत सोचने से कहीं पहले लिखने वाले के पास अदब से तख्लीकी सतह पर जुड़े रहने का जवाज़ होना चाहिए। मुझे याद आता है जब मेरे और मोहम्मद उमर मेमन के बीच मारियो वर्गस योसा के हवाले से मुकालमा चल रहा था, तो हम दोनों इस पर मुत्तफिक थे कि अदब में इखलास या अदम इखलास महज इखलाकी मामला नहीं है, जमालियाती मामला है। अदब के इस जमालियाती मामले को योसा ने अदबी वोकेशन से जोड़कर देखा तो बात दिल को लगी थी। अच्छा, अब अगर मैं ये कहूँ कि एक तख्लीकार पूरे इखलास के साथ रवां ज़िंदगी से जितनी सतहों से वाबस्ता होता है, उतनी ही जमालियाती तहों के भेद अपने तख्लीक पारे में बुनता चला जाता है, तो ये बात भी खिलाफ वाक़या नहीं है। यहाँ मैंने रवां ज़िंदगी से जुड़ने की बात की तो इसका कतअन ये मतलब नहीं है कि अदब हर हाल में ताजगी और तवानाई रवां ज़िंदगी के मज़ाहिर से ही अखज़ करता है कि यहाँ एक बार फिर ज़ुबान और उसकी कारकर्दगी को पेश निगाह रखना होगा। ज़ुबान जो अब तक अपने बढ़ते जाने की वजह से एक साख्त रखती है और इस साख्त का एहतराम किए जाने के तकाज़े भी रखती है, यही ज़ुबान तख्लीक के दौरान गैर महसूस अंदाज में बदलती चली जाती है। रवायत से इक्तसाब लफ्ज़ को अगर तहजीबी मानियाती सिलसिले से मुंसलिक करता है तो तख्लीकार के अपने ज़माने से रिश्ते लफ्ज़ को उस प्रिज्म के सामने कर देते हैं जिससे यही मानियाती सिलसिला ताजगी, मानी की तोसी और नई जमालियात की धनक उछाल देता है। याद रहे, लफ्ज़ का रवायती इस्तेमाल तहरीर को बोसीदा कर देता है और रवायत को यकसर मुस्तरद करने और तहजीबी मानी तल्फ करने वाला अपनी तहरीर को ही उथला बना लेता है। अच्छा, ये तो सब जानते हैं कि ज़ुबान रवां लम्हे में या अचानक नहीं पैदा हो जाती, मगर इसे भी तो जानना होगा कि ज़ुबान में मानी की एक और तय किसी भी वक्त के दौरानिए में बन सकती है और वाक़या ये है कि ये तहें मुसलसल बनती रहती हैं। यूँ यूँ वक्त गुजरता है तो ये तहें बनती रहती हैं। तो यूँ है कि रवायत को यकसर मुस्तरद करने के बजाय इसमें तोसी के इम्कानात रखने से मुमकिन हो जाता है कि कोई तख्लीकार ताज़ा और तवाना हो जाए। एक सच्चा तख्लीकार न तो एक मज़मून को 100 रंग में बांध कर मुतमईन हो सकता है और न ही असरी हिस्सियत को रवायती ज़ुबान में बरत कर। ज़ुबान अहम है बजा, मानी और मवाद अहम है, ये भी दुरुस्त, मगर जब तक किसी फ़नकार के यहाँ उसका तख्लीकी वजूद अपनी जमालियात मुरतब नहीं करता, उस पर ताजगी और तवानाई के भेद का दर नहीं खुल पाता। दूसरे लफ्ज़ों में, तख्लीकी वजूद की मुरतब करदा जमालियात तख्लीकी शख्सियत का आहंग बनाती हैं और ये असलूब किसी तख्लीकार की उन तौफ़ीक़ात के सिवा होता ही क्या है कि जिनके वसीले से उसकी तख्लीक़ात का एक ख़ास आहंग मुरतब होता है और उनमें ताजगी और तवानाई के इम्कानात पैदा होते चले जाते हैं। बहुत शुक्रिया नाज़रीन, आपने मेरी इस गुफ्तगू को तवज्जो से सुना। बहुत शुक्रिया।